गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 27 ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्योंकि आज वीकेंड है, हमारा रिवीजन सेशन नहीं रहेगा, उसकी जगह पे हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, टेल वैली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पे है आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दैट इज ए ऑप्शन। किस वजह से सैंक्चुरी न्यूज में आई थी? क्योंकि यहाँ पे हाल ही में हमें एक बटरफ्लाई की स्पेशीज मिली है जो कि बहुत ही रेयर है और ज्यादातर आपको ये मिलेगी ईस्टर्न एशिया में। ठीक है, और ये पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में, रेवरीन वेजिटेशन में और रॉकी स्ट्रीम्स में। ज्यादातर ये ईस्टर्न साइबेरिया जैसी जगहों पे मिलते हैं। ईस्टर्न साइबेरिया में मिलते हैं, कोरिया में, जापान में और इसके अलावा साउथ वेस्ट चाइना में। तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब इंडिया के अंदर इसको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये बटरफ्लाई स्पेशीज हमें इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिली है, इसलिए इसकी लोकेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। योर आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, दैट इज ए ऑप्शन। Recently, which organization released the Trends in World Military Expenditure 2023 रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है आपको ये बताना है। ये रिपोर्ट पब्लिश किया है सिप्री ने, जहां पे सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1966 में। ये ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग के बारे में बात करता है और इंडिया की ओवरऑल रैंक मिलिट्री स्पेंडिंग के टर्म्स में 4th है, जहां पे हमने कितने पैसे खर्च किए हैं? 83.6 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, और कौन सी 3 कंट्रीज हैं जो हमसे ऊपर हैं? ये हैं यूएस, चाइना एंड रशिया। ठीक है, तो नाटो स्टेट के जो एक्सपेंडिचर हैं वो उनको अगर हम टोटल करें तो कितना आता है? 1341 बिलियन डॉलर्स, जो कि कंप्राइज करता है 55% ऑफ ग्लोबल स्पेंडिंग। तो ये रिपोर्ट एट्रीब्यूट करता है रिकॉर्ड हाई ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर को ऑफ 2443 बिलियन डॉलर्स टू रशियाज यूक्रेन इन्वेजन एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। सिप्री का फोकस है ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च, आर्मामेंट, आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे 3 चीजें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले रिपोर्ट कौन जारी करता है? आंसर है सिप्री। फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडिया की रैंक कितनी है मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में? आंसर है 4th। कौन सी 3 कंट्रीज हैं जो हमसे ऊपर हैं? तो यूएस, चाइना एंड रशिया। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली वेयर वॉज द ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? इसके लिए कौन सी जगह वेन्यू थी आपको ये बताना है। तो आंसर है बार्सिलोना, स्पेन, और इंडिया ने यहां पे प्रपोज किया है रीजन स्पेसिफिक ओशन ऑब्जर्वेशन सेंटर डीप सी इकोसिस्टम अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो हमारे डेलीगेशन को लीड किया अर्थ साइंसेस के सेक्रेटरी कौन है? मिस्टर एम रविचंद्रन ने। ठीक है, और यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस जो था इसका पर्पस क्या था? प्रोग्रेस को एग्जामिन करना टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ ओशन साइंस गोल। कौन सा डेकेड है ये? 2021 टू 2030। तो स्पेन ने होस्ट किया इस इवेंट को। अगर पूछा जाए कि किस थीम के तहत, तो यहाँ पे थीम रखी गई थी इस कॉन्फ्रेंस के लिए, डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट। ठीक है, तो इसके लिए जगह कौन सी है? बार्सिलोना, स्पेन, और थीम रखी गई डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2024? इसके लिए थीम क्या है आपको ये बताना है। सबसे पहले इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 23rd ऑफ अप्रैल को हर साल, जिस दिन हम रीडिंग और पब्लिशिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो यूनेस्को इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड वाइड इस दिन, और इस दिन के लिए हमने थीम रखी है रीड योर वे। ठीक है, तो ये थीम हाईलाइट करती है जो रीडिंग का जॉय है उसको, और इस दिन को स्टैब्लिश किया गया 1995 में। इस दिन हम लिटरेरी जायंट्स को ऑनर करते हैं, जैसे कि शेक्सपियर हो गए, और अप्रैल 23 जो है वो डेथ एनिवर्सरी को भी रिप्रेजेंट करता है शेक्सपियर के, इसीलिए हम इस दिन ही इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो 2 बातें याद रखिएगा, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे होता है 23rd ऑफ अप्रैल को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है रीड योर वे। सौरभ घोषाल who recently announced his retirement is associated with which sport? सौरभ घोषाल जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ये कौन सा स्पोर्ट खेलते थे आपको ये बताना है। तो सब जानते हैं कि ये इंडिया के टॉप मेल स्क्वैश प्लेयर हैं और हाल ही में ये रिटायर हो चुके हैं प्रोफेशनल स्क्वैश से। इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था 2003 में, जब इन्होंने क्लेम कर लिया है 10 PSA टाइटल्स, और अब तक इन्होंने 18 फाइनल्स जो है वो क्लिंच किया है, यानी कि 18 फाइनल्स तक इन्होंने खेला है। लास्ट विक्ट्री इनकी थी 2021 में, कहाँ पे? मलेशियन ओपन में, और ओवरऑल ये वर्ल्ड पे नंबर 10 पे आते हैं
2019 में जो रैंकिंग रिलीज हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये नंबर 10 पे थे, और इसी के साथ ये हाईएस्ट इंडियन रैंकिंग है अब तक किसी भी स्क्वैश प्लेयर की। ठीक है, तो इसी के साथ ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने अटेन किया था जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 की पोजीशन को 2004 में, और इकलौते ऐसे इंडिया के प्लेयर हैं ये स्क्वैश प्लेयर जो कि टॉप 10 में पहुंचे हैं मेन सिंगल्स में। ठीक है, तो सौरभ घोषाल के कुछ अचीवमेंट्स हैं। हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये कौन से स्पोर्ट खेलते हैं? आंसर है स्क्वैश। ठीक है, नेक्स्ट है मुल्ला पेरियार डैम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये डैम कहां पे लाई करता है आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन केरला। सुप्रीम कोर्ट ने 10th ऑफ जुलाई की जो डेट है उसको सेट कर दी है टू फाइनलाइज द लीगल मैटर्स रिगार्डिंग जो तमिलनाडु का ऑब्जेक्शन था टू द केरला सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑन द मुल्ला पेरियार कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो ये केस शुरू हुआ था केरला के कंस्ट्रक्शन से, जब केरला ने डिसाइड किया था कि वो एक मेगा कार पार्क बिल्ड करेंगे, जिसकी वजह से तमिलनाडु ने प्रॉम्प्ट किया था टू सीक अ परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट। ठीक है, तो कंफ्लिक्ट 2023 में यानी कि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई थी जब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने केरला के प्रोजेक्ट को अलाउ कर दिया था इन द पेरियार टाइगर रिजर्व। तो ये जो मुल्ला पेरियार डैम है ये लोकेटेड है पेरियार रिवर पे केरला स्टेट में जो कि लाई करता है, और इसको बनवाया गया था बिटवीन 1887 एंड 1895। ठीक है, और ये डाइवर्ट करता है पेरियार का जो पानी है, पेरियार रिवर का पानी, उसको कहां पे? टू द एरिड रीजन्स, जहां तक पानी नहीं पहुंचता। ठीक है, तो मुल्ला पेरियार डैम इसी वजह से न्यूज में है, इसकी लोकेशन याद रखिएगा, ये केरला स्टेट में है। ओके, Recently, which state's High Court has upheld the state government's ban on hookah and water pipe smoking? कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि कर्नाटका स्टेट ने बैन लगाया था हुक्का और वाटर पाइप स्मोकिंग के ऊपर, और ये बहुत ज्यादा चर्चे में है पिछले दिनों से। कौन से स्टेट की हाई कोर्ट है जिन्होंने अपहेल्ड किया है इस बैन को? तो यहाँ पे आंसर है कर्नाटका। ठीक है, और इस बैन को सपोर्ट किया था कॉटपो के द्वारा, यानी कि सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट के थ्रू और कर्नाटका पॉइजन रूल्स के थ्रू। जो आर्टिकल 47 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मैंडेट करता है कि हमें पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करके रखना है, और कोर्ट ने इस बैन को हटाने की कोशिश की रिगार्डिंग द सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1। तो ये जो डिसीजन है ये अंडरस्कोर करता है बैलेंस को बिटवीन पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज कर्नाटका। Recently, which organization released a report, the name of which is Ensuring Safety and Health at Work in a Changing Climate? ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी है आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है और इसमें कुछ अलार्मिंग ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं, जहां से हमें ये पता चलता है कि जो 70% ऑफ ग्लोबल वर्कर्स हैं ये राइजिंग टेम्परेचर्स की जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहे हैं, और जिसकी वजह से 22.85 मिलियन एनुअल ऑक्यूपेशनल इंजरीज होती हैं, और साथ ही 18,970 डेथ्स। ठीक है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट। ओके, तो क्रोनिक किडनी डिजीज भी बढ़ती जा रही है अमंग द मैनुअल लेबरर्स इन द हॉट रीजन्स लाइक इंडिया, और यूवी रेडिएशन बहुत बढ़ रहा है जिसकी वजह से कैंसर रिस्क भी प्रीडोमिनेंटली बहुत इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड एक्सपोजर और वर्कप्लेस पॉल्यूशन की वजह से कुछ और भी थ्रेट सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक यहाँ पे जरूरत है कुछ लॉ और कानून बनाने की। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। एक और रिपोर्ट है यहाँ पे जो आजकल न्यूज में है, इसका नाम है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023 रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, और ये चौथा एडिशन है एनुअल क्लाइमेट रिपोर्ट्स का, जिसमें कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं लाइक यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज, आरसीसीज वगैरह। ठीक है, इसमें कुछ की क्लाइमेट इंडिकेटर्स को हाईलाइट किया गया, उनके इम्पैक्ट और रिस्क के बारे में बात की गई है, जिससे कि जो फिजिकल साइंस, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिसी एस्पेक्ट हैं उनको एड्रेस किया जाए। 2023 में एशिया ने एक्सपीरियंस किया था अपना सेकेंड हाईएस्ट मीन टेम्परेचर, एक्सट्रीम हाई इवेंट और रिकॉर्ड सी सरफेस टेम्परेचर एनोमलीज देखने को मिले थे हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट को किसने जारी किया है, आंसर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी recently signed a memorandum of understanding with which country to boost innovation in aerospace, defense and homeland security? तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने हाल ही में स्टारबर्स्ट एरोस्पेस ऑफ फ्रांस के साथ मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है, जिससे कि हम इनोवेशन को बूस्ट कराएंगे एरोस्पेस, डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी में। ये अलाइन करता है विद द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और ये इंक्लूड करता है कि हमें 100 मिलियन यूरोस का एक फंड क्रिएट करना होगा
ये एक तरह का वेंचर कैपिटल फंड होगा जहां पे जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनको एक्सपोर्ट प्रमोशन सपोर्ट भी दिया जाएगा और इस कोलैबोरेशन को हम एक्सटेंड कराएंगे टू इंक्लूड द सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक टेक्निकल रिसर्च एसोसिएशन दैट इज शस्त्रा ड्राइविंग एडवांसमेंट इन दिस सेक्टर। ठीक है, तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ की है, गांधीनगर गुजरात में है ये यूनिवर्सिटी, इसने एक एमओयू साइन किया है विथ द कंट्री फ्रांस। इसके बाद हम इनोवेशन को बूस्ट कराएंगे एरोस्पेस, डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी के मामले में। ठीक है, रिसेंटली हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड फ्रॉम द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। किसको ये अवार्ड मिला है? आंसर है डी ऑप्शन, पावुलुरी सुब्बा राव। ये फाउंडर, सीईओ और साथ ही चेयरमैन हैं किसके, अनंत टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, इनको ये पर्टिकुलर प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है बाय द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द एस्ट्रोनॉटिक्स इन इंडिया। इसके अलावा इनको डिस्टिंग्विश्ड फेलो भी नेम किया गया था बाय द एएसआई, जहां पे इनके रिमार्केबल इंपैक्ट को रिकॉग्नाइज किया गया ऑन द एरोस्पेस एंड एविएशन सेक्टर्स। ठीक है, तो पावुलुरी सुब्बा राव को ये पर्टिकुलर या प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया। कौन देता है ये अवार्ड? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, recently where was the fourth meeting of intergovernmental negotiating committee on united nation plastics treaty held? ये मीटिंग हाल फिलहाल कहाँ पे हुई है आपको ये बताना है। तो ये चौथी मीटिंग थी इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी की ऑन द यूनाइटेड नेशन प्लास्टिक्स ट्रीटी, जो हाल ही में हुई है ओटावा कनाडा में, दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, इस मीटिंग के थ्रू डेवलप किया गया एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन। ज्यादातर इसमें फोकस हमारा रहेगा मरीन एनवायरमेंट। ठीक है, तो इस मीटिंग के थ्रू हमने एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की डिफरेंट डिप्लोमेट्स, सिविल सोसाइटी लीडर्स, बिजनेस ग्रुप्स और अदर स्टेक होल्डर्स को, जिससे कि वो एक एग्रीमेंट पे, एक कॉमन एग्रीमेंट में पहुंच सके ऑन रिड्यूसिंग द वेस्ट। ठीक है, तो जो चौथी मीटिंग है इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी की ऑन यूनाइटेड नेशन प्लास्टिक्स ट्रीटी, ये कहां पे हुई है? आंसर है बी ऑप्शन, ओटावा कनाडा। देखिए, इसके अलावा आपने लिथियम आयन बैटरीज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन हाल ही में जो साउथ कोरिया कंट्री है, यहाँ के रिसर्चर्स ने अनवील किया है एक सोडियम आयन की बैटरी। ठीक है, जो कि फ्यू सेकेंड्स में पूरा चार्ज हो सकती है और इससे जो हमारी मिनरल डिमांड है फॉर टेक वो काफी हद तक रिशेप हो जाएगी, क्योंकि सोडियम जो है वो 1000 टाइम्स मोर एबेंडेंट है देन लिथियम, राइट। और इसकी वजह से ये जो बैटरीज होंगी ये बहुत चीप मार्केट में मिलेंगी, साथ ही इनके अंदर ज्यादा एक्सेसिबल एनर्जी स्टोरेज है। तो रिसर्चर्स का फोकस है कि वो एनोड एनर्जी स्टोरेज रेट्स को इनहैंस कर सकें और कैथोड कैपेसिटीज को बढ़ाएं फॉर हाई एनर्जी एंड पावर डेंसिटी इन हाइब्रिड बैटरीज। ठीक है, तो कौन सी कंट्री के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने हाल ही में डेवलप किया एक सोडियम आयन बैटरी को, जो कि सेकेंड्स में चार्ज हो सकता है? ये कंट्री है साउथ कोरिया। Recently, who became the first woman vice chancellor of अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? हाल ही में कौन पहली वुमेन वाइस चांसलर बन गई हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की? आंसर है यहाँ पे नाइमा खातून, दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है, नाइमा खातून जो है, प्रोफेसर नाइमा खातून, ये अपॉइंट हुई हैं एज द वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसी के साथ ये फर्स्ट वुमेन हैं जो इस पोजीशन को होल्ड कर रही हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और इसको अप्रूव किया है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। प्रेजेंटली ये क्या है? ये प्रिंसिपल थी एएमयू के वुमेन्स कॉलेज की, और अब ये इस पोजीशन पे यानी कि एज अ वाइस चांसलर ये सर्व करेंगी अगले 5 सालों के लिए, और अंटिल शी टर्न्स एट द एज ऑफ 70 ईयर्स। ठीक है, जो पहले हो जाएगा वहीं पे इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। इसी के साथ ये थर्ड वाइस चांसलर हैं इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। याद रखिएगा ये सेकेंड वुमेन वाइस चांसलर हैं इंडिया की। ठीक है, पहली कौन थी? शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। ओके, तो फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कौन बन गई है? नाइमा खातून। इनका नाम इसलिए भी याद रखना जरूरी है क्योंकि ये एक वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, प्राची यादव हु रिसेंटली वन 2 गोल्ड मेडल्स इन द एसीसी पैराकैनो एशियन चैंपियनशिप 2024 बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? प्राची यादव जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं एसीसी पैराकैनो एशियन चैंपियनशिप में, ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं आपको ये बताना है। तो प्राची यादव मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश की ये लीडिंग पैराकैनोअर हैं फ्रॉम ग्वालियर। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं एट द एसीसी पैराकैनोए एशियन चैंपियनशिप्स, जो कि कहां पे हुआ है? टोक्यो जापान में। ठीक है, तो इन्होंने वुमेन्स KL2 और वुमेन्स VL2 कैटेगरीज को जीता है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि पिछले साल 2023 में इनको ऑनर किया गया था अर्जुना अवार्ड के साथ इनके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के लिए इन द स्पोर्ट। ठीक है, तो प्राची यादव जिन्होंने हाल ही में 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं इन द ACC पैराकैनोए एशियन चैंपियनशिप, ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैं। ठीक है, विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड द छितिराई कार फेस्टिवल? ये फेस्टिवल हाल ही में कहाँ मनाया गया है? आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, तमिलनाडु।
Thousands of devotees इकट्ठा हुए थे to the Masi streets for this festival at मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल कहाँ पे लाया करता है? योर आंसर इज तमिलनाडु। इसको सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द तमिल मंथ्स ऑफ चिति रई, और जिसको आप पानगुनी भी कहते हैं। और ये फेस्टिवल ऑनर करता है डिवाइन यूनियन ऑफ गॉडेस मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदरेश्वर। ठीक है, तो ये सिंबलाइज करता है यूनिटी बिटवीन सैवतीज एंड वैष्णवतीज, और ये ग्लोरीफाई करते हैं दोनों ही लॉर्ड्स शिवा एंड लॉर्ड विष्णु को। ठीक है, तो ये इस फेस्टिवल जो है इसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, और टेम्पल फ्लैग होस्ट किया जाता है सबसे पहले, और बाद में जाके अलगार हिल्स के ऊपर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है पिछले 700 साल से मनाया जा रहा है यहाँ पे। तो चिथिराई कार फेस्टिवल कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? योर आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे हमने सैटर्न के एक मून के बारे में भी पढ़ा था जिसका नाम है एनसेलेडस। आपसे अगर पूछा जाए कि एनसेलेडस क्या है तो आप क्या बताएंगे? ये सैटर्न का ओशन मून है। ठीक है, किस वजह से न्यूज में आया थोड़ा सा बता देती हूँ। एनसेलेडस जो है ये वन ऑफ द सैटर्न्स 146 मून्स है। इसने हाल ही में कुछ चीजें रिवील की हैं जिसके मुताबिक यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक लिक्विड ओशन मिला है। ठीक है, तो नासा का जो कैसिनी हुइगन्स मिशन है जो कि स्पैन हुआ था 2004 से लेके 2017 तक, उसने डिस्कवर किया था बहुत सारे प्लूम्स ऑफ वाटर को जो कि इरप्ट हो रहे थे फ्रॉम दिस एनसेलेडस, जिससे हमें इंसाइट मिलता है इसके सब सरफेस के कॉम्पोजिशन का। और ऐसा माना गया कि यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग फॉस्फेट भी मौजूद है इनके आइस ग्रेन्स में। और मिमास और टाइटन की बात करें तो ये सैटर्न के कुछ और मून्स हैं जहाँ पे हमें लाइफ के कुछ साइंस मिले हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि इससे जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैबिटाट की रिसर्च है हमारी वो एक्सपैंड होगी। ठीक है, तो हो सकता है आपसे बस इतना पूछ लिया जाए कि एनसेलेडस किस प्लैनेट का मून है, याद रखिएगा सैटर्न का। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा, और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। मंडे से हम लोग वापस अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में मैं आपको ये बताते चलूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे जीके टुडे एप्लीकेशन में मौजूद हमारे कोर्स डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का हिस्सा हैं। तो अगर कोई भी इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल फॉर्म में पढ़ना चाहता है, या वो ये चाहता है कि उसको डेली 20 क्वेश्चंस मिलते जाएं, तो वो हमारे उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकता है। तो आप अगर कुछ भी ऐसा चाहते हैं तो आप जीके टुडे के एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zatsana signing off.